हेलो स्टूडेंट्स, प्रिपेयर आईज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रतिदिन की ही भांति मेंस के 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। शेड्यूल के हिसाब से आज जो शेड्यूल है उसमें हम मॉडर्न इंडिया को कवर करेंगे। तो मॉडर्न इंडिया के 2 प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर provided an opportunity to East India Company to use different tactics to consolidate their power in India before the revolt of 1857. Analyze. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जिसको यूज करके और जिसके साथ साथ कंपनी ने डिफरेंट टैक्टिक्स को यूज करके विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करके अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया 1857 के विद्रोह से पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, दूसरा वो डिफरेंट टैक्टिक्स क्या है, और तीसरा किस तरीके से उन्होंने इसको कंसोलिडेट किया, यानी कि उन टैक्टिक्स का इंपैक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो ये 3 मेजर एरिया हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिफाइन करिए कि वो क्या कंडीशंस थी जिनके कारण मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, और वो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी बन रही थी जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ इंडिया में दिखाई देती है। खैर, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि जो 18th सेंचुरी है वो उस समय इंडिया कंसिस्टेंटली मेटामॉर्फोसिस की स्टेज में था, जहां पर एक तरफ जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा था, यानी कि मुगल एम्पायर का फॉल हो रहा है, छोटे छोटे रियासतें और प्रांतों में अलग अलग राज्य बन रहे हैं इंडिपेंडेंट, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये 2 चीजें एक साथ हो रही हैं और वो कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं और इंडिया डिसइंटीग्रेट हो रहा है अंडर मुगल एम्पायर वाला। ठीक है, तो इन सब के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसे विनर के तौर पर उभरती है जो बाकी सारे कॉलोनियल पावर्स और ट्रेडर्स को इंडिया से हटा देती है और मेन सीन में इस्टेब्लिश हो जाती है। यही इंट्रोडक्शन में हमने देने की कोशिश की है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एक जनरल आइडिया हो गया। इसके बाद हम मेन बॉडी पर आते हैं। हम आपको बताएंगे, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि वो पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी इंडिया में आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो अगर आप मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे राजा, छत्रप जिनको आप कहते हैं हिंदी में, अच्छी हिंदी में, वो उभर रहे हैं। मराठा की अगर हम स्पेशली बात करें फॉर एग्जांपल, तो मराठा एम्पायर बन चुका है और मराठा में इंटरनल बहुत सारे जो क्लैशेज हैं वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अलग अलग रियासतें हैं जो एक दूसरे की दुश्मन है और खुद भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में बन गया है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ, जिसमें स्टेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है और कंसोलिडेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्या टैक्टिक्स हैं जो ब्रिटिशर्स अडॉप्ट करेंगे इंडिया में। ठीक है, तो अगर हम विभिन्न प्रकार के उनकी टैक्टिक्स पे ध्यान दें कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को मजबूत किया, क्या उन्होंने क्या वो कदम उठाए जिसकी वजह से वो भारत में मजबूत हो जाते हैं, तो आप देखिए सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया। सबसे पहले देखिए जो प्लासी और बक्सर का युद्ध हो रहा है, स्पेशली बक्सर के युद्ध के बाद वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पा जाते हैं दीवानी राइट्स। यानी कि अब ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो इकोनॉमिक स्फेयर है उस पर पूरा रूल कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में अभी नहीं आ रहे हैं। इनिशियली वो क्या करते हैं, वो पूरा टैक्सेशन, इकोनॉमिक सिस्टम उसको टुक आउट करते हैं। साथ ही साथ इनके साथ साथ वो क्या कहते हैं, जो वहाँ के लोकल नवाब हैं, जो प्रोविंसेस के रूलर्स हैं, उसे क्या कहते हैं, आप बाकी स्थानीय मामले देखिए, आप बाकी स्थानीय मामलों को डील करिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे प्लस आपका ट्रेड वाला पोर्शन देखेंगे, टैक्सेशन वाला पोर्शन देखेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज जो मेजर होती है, इस चीज से यहाँ पर इनके कदम मजबूत होंगे, इनके पैर मजबूत होंगे। इसके बाद अगर वो देखें तो उन्होंने 3 तरीके से मेजरली अपनी पूरी रणनीति बनाई। इस 3 तरीकों को हम आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री और कॉलोनियल टैक्टिक्स के तौर पर देख सकते हैं। आइडियोलॉजिकल टैक्टिक्स क्या है?
आइडियोलॉजिकल टैक्टिक्स में अगर हम देखें तो वो ये बात कन्वे करने में इंडियंस को और फॉरेनर्स को भी, जो बाकी अन्य देश हैं उस समय प्रभावशाली देश, उनको ये कन्वे करने में सफल होते हैं कि इंडियंस का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इंडियंस मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं। तो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि इनको हम साथ में लेकर चलें और यहाँ पर हम एक स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का फॉर्मेशन करें। तो एक तरीके से एक आइडियोलॉजिकल एज लेते हैं ये, और ये बताते हैं कि चूंकि आइडियोलॉजिकली ये पीछे हैं अपने समय से, अपने समाज से, अपनी कल्चर से, तो इनको आगे लाना है और यह काम हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़ है मिलिट्री। अब देखिए ये हमेशा क्या कर रहे हैं, जिससे भी अलायंस कर रहे हैं उसको प्रोटेक्शन का वादा कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसकी इकोनॉमीज को डील कर रहे हैं और उस सपोर्ट के बदले उनसे कह रहे हैं कि बाकी आप सारे काम खुद देख सकते हैं, आप अभी भी अपनी चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप ब्रिटिशर्स को ध्यान से देखें तो इनके पास एडवांस्ड मिलिट्री वेपन्स हैं, एडवांस्ड मिलिट्री और डिसिप्लिन मिलिट्री है जिसकी परमानेंट सैलरी जाती है। तो ये मिलिट्री बेस पर भी इंडिया को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि इनके जो वेपन्स हैं वो यहाँ के कुछ रियासतें मंगवाती भी हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग और उसको करने का काम तो इंडियंस को पता नहीं है, उसके लिए फिर ये रिक्रूट करते हैं ब्रिटिशर्स को ही। तो बेसिकली ये एक तरीके से मिलिट्री वेब भी फैलाते हैं जिसमें देशी रियासतें फंस जाती हैं। तीसरा कॉलोनियल है जो बेसिकली इकोनॉमिक भी है। इसमें ये ट्रेड पर मोनोपोली रखना चाहते हैं, बाकी सारे ट्रेडर्स को हटाते हैं और ट्रेड मोनोपोली के लिए पॉलिटिकल जो सुप्रीमेसी है, जो पॉलिटिकल लॉर्डशिप है, जो पॉलिटिकल हेड है, उनसे फेवर लेते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से, केवल ये यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके अपना रहे हैं जिससे यहाँ पर उनको स्टेबल गवर्नेंस का मौका मिले। ठीक है, तो इन 3-4 स्ट्रेटजीज के हिसाब से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि ये उनकी स्ट्रेटजीज थी, ये वो टैक्टिक्स थी जो उन्होंने कंसोलिडेशन के लिए इस्तेमाल करी। इसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाइए। कंक्लूजन में आप बताइए कि देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, वो पहली बात तो ये है कि जनरल लाइन जो मैंने लिखी है उसको समझ लीजिए कि कुछ थिंकर्स ये मानते हैं कि जो ब्रिटिश रूल इंडिया में एस्टैब्लिश होता है वो एक्सीडेंटल था, व्हाइल अदर्स बिलीव दैट इट वाज वेल प्लान्ड। तो आप इस तरीके से समझिए कि जब ये आते हैं तो सिंपली एक ट्रेडर की तरह आते हैं, ठीक है, व्यापार करने आते हैं, सामान यहाँ से ले जाएंगे और बेचेंगे, यहाँ से सस्ता सामान लेंगे, ब्रिटेन में जाके महंगा बेचेंगे, यूरोप में महंगा बेचेंगे। बट द थिंग इज धीरे धीरे इन्होंने ये समझ लिया कि विदाउट पॉलिटिकल पावर उनका यहाँ पर ट्रेड में बने रहना और उसका फायदा कमाते रहना कंसिस्टेंसी के साथ लॉन्ग टर्म तक ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेहतरीन प्लानिंग करी। आप देखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बन रही है, तो वो कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल हर तरह से इंडिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो कंसोलिडेटेड वे में अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश कर सके। तो ये इसका कंक्लूजन होता है। लेकिन आपको तभी ये बताना है कि ये एक्सीडेंटल भी कई सारे थिंकर्स मानते हैं, क्योंकि बाकी सारी पावर जैसे बेसिकली फ्रेंच हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो इंडिया से खत्म हो गया है, कम हो गया। तो अलग अलग बाकी रीजंस भी हैं कि बाकी पावर्स नहीं बची और उन्होंने कर लिया। तो आप एक्सीडेंटल वाले व्यू को भी थोड़ा सा रखेंगे अपने दिमाग में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड इंपैक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। भारत में जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसके बारे में आपको क्रिटिकल एनालिसिस करनी है, ठीक है। और क्रिटिकल एनालिसिस में किस चीज पर फोकस करना है, नेचर पर और इम्पैक्ट पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन एज यूजुअल। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से पहले कई सारे और एक्सपेरिमेंट भी किए, यद्यपि वो सफल नहीं हुए उतने ज़्यादा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनका ऑब्जेक्टिव इस तरीके के लैंड सेटलमेंट से था कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करें, मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर ने मिलकर परमानेंट सेटलमेंट का आइडिया लाया, और ये परमानेंट सेटलमेंट का जो आइडिया है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू होता है। इसके अंतर्गत जमींदार्स को ओनर ऑफ द लैंड माना जाता है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद मेन बॉडी में आइए। अब हम नेचर और
इम्पैक्ट, दो चीज़ों पर बात करनी थी, तो पहले नेचर पर बात करेंगे। तो नेचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट क्या है? तो अगर हम बेसिक नेचर की बात करें तो वास्तव में अंग्रेजों का उद्देश्य क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ से ज़्यादा मनी कमाना किसानों से। तो पहला इसका नेचर क्या है? द सिस्टम वॉज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर एज लैंड राइट्स एंजॉयड बाय द पीजेंट्स वर टेकन अवे एंड गिवन टू लैंडलॉर्ड्स। इन्होंने लैंड राइट्स जो थे वो किसानों से ले लिए और लैंडलॉर्ड्स को दे दिए। दूसरी चीज इसमें इसके नेचर की दूसरी खास बात यह है कि इसमें लैंड ओनरशिप या जमींदारी जो है वो ऑक्शन के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ओनरशिप बाय बर्थ जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर ऑक्शन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्शन क्यों होता है? ऑक्शन होता है कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको मैक्सिमम प्रॉफिट से मतलब है, हमको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। इसके नेचर की दूसरी खास बात। तीसरी खास बात है कि 89% जो भी रेवेन्यू था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलना था और शेष 11% जो था वो जमींदार के पास रहना था। इस चीज को इनिशियली 10 साल के लिए लागू किया गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्टेबल परमानेंट टाइप की इनकम को एक्सपेक्ट कर रही थी और पूरी दुनिया में उस समय बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, तो यहाँ से एक स्टेबल इनकम जनरेट होती रहे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक और नेचर में खास बात है कि इसमें एक जो जमींदार है ना वो है सेंटर पॉइंट, उसी से अंग्रेज लेंगे और वो किसानों से वसूल करके देगा। ठीक है, तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो किसान ना होकर के जमींदार बना दिए गए। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है कि जो बड़े मनी लेंडर्स हैं जिनके पास ज़्यादा मनी है वो जमींदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं। ठीक है, जमींदारी सिस्टम में एक और चीज़ थी जो सनसेट लॉ था कि मतलब आपको विद इन टाइम आपको टैक्सेस जमा करने, अगर आपने ऑन द डेट नहीं जमा किया तो वो आपसे ले लिया जाएगा और दूसरे को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके बेसिक जो नेचर था वो था। अब आते हैं इसके इम्पैक्ट पर। तो अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो पहली चीज़ ये कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसका सबसे पुराना और सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा किसानों पर, क्योंकि किसानों से शोषण और बड़े पैमाने पर होने लगेगा। लैंडलॉर्ड को यानी जमींदार को केवल लगान से मतलब है, अंग्रेजों को केवल लगान से मतलब है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। इससे क्या होगा, एक नया क्लास बनेगा जो अपर मिडिल क्लास होगा, जमींदार क्लास होगा, लैंडलॉर्ड का क्लास होगा। ठीक है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म शुरू हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट करके लोग दूसरों के थ्रू एक वसूली का काम शुरू करवा देंगे। ठीक है ना, आउटसोर्सिंग जिसके लिए हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आउटसोर्सिंग वर्क हो जाएगा इंटरमीडियरीज के लिए, ये अलग इम्पैक्ट और जनरेट होगा। ठीक है, और जितने ज़्यादा इंटरमीडियरीज बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए एक किसान था जो सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रहा था, आपने जमींदार बनाया जो कि पैसे वाला है लेकिन वो खेत से उसको कोई मतलब नहीं, खेत वाले से काम करवाने के लिए वो किसी और को रखेगा, उनको वसूलने के लिए और रखेगा। तो इस तरीके से जितने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज या मिडिल मैन बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा क्योंकि आपको नंबर ऑफ जो इंटरमीडियरीज है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे, तो लॉसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे और प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं होगा जब नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बढ़ जाएंगे, और एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा क्योंकि अब आपको टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक और ख़ास बात होगी, एक अर्बन क्लास बन जाएगा, जो ज़मींदार क्लास है जिसके पास पैसा है वो एक अर्बन क्लास का जनरेशन करेगा, और ये अर्बन क्लास लॉयल होगा ब्रिटिशर्स का क्योंकि इसको फ़ायदा मिल रहा है, और ये क्लास वही क्लास है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट करेगा 1857 के रिवोल्ट में। तो ये इम्पैक्ट्स हुए एक तरीके से, जो किसान थे ना वो चले गए उसमें वेब ऑफ लोन्स में, डेब्ट में। ठीक है, किसानों का कर्ज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, एक साहूकार वर्ग का भी जन्म होगा जो बेसिकली क्या करेगा, किसानों को लोन देगा और उसके बदले किसानों उसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो इस तरीके से ये इसके इम्पैक्ट्स है परमानेंट सेटलमेंट के। कंक्लूजन पर आ जाइए, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। द रिजल्ट वाज द रूइन ऑफ पीजेंट्री क्लास एंड द क्रिएशन ऑफ न्यू अर्बन लैंडलॉर्ड क्लासेस। सिंपल, आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं इस पूरे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को। तो ये आपका बेसिकली 2 क्वेश्चंस हो गए। इन 2 क्वेश्चंस को आप देखिए, लिखने की कोशिश कीजिए, कल तक सबमिट कीजिए। नेक्स्ट डे जो शेड्यूल में होगा वो हम लोग आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।